हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वह है हिंदी वर्णमाला से संबंधित, जिसमें हम हिंदी से संबंधित सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और इसमें हम पूरी हिंदी को पढ़ा देंगे। तो आप लोग बने रहे पूरी वीडियो में, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। इसमें कोई भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? दो भेद किए गए हैं। पहला है आपका स्वर तथा दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर देखते हैं। स्वर जो है वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण ए, आए, ओ, आओ। यह कितनी संख्या है? तो 11। यह 11 जो है आपके स्वर हैं। ठीक है, स्वरों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अब स्वर के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो हास्य स्वर है और दीर्घ स्वर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर के बारे में देखते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो हास्य स्वर कौन से हुए? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उसमें था छोटा लेकिन इसमें हो गया बड़ा, उसमें था छोटी इसमें हो गया बड़ी ई, इसमें था छोटा ऊ इसमें बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, यह कौन से स्वर हो गए? तो यह दीर्घ स्वर हो गए। अब आइए देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वह व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन जिन स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ठीक है, यह जो है जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। इनकी संख्या कितनी है? तो यह संख्या में 33 है, यानी यह कुल 33 है। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। किसको? स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में रखा गया है? 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग के नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। ठीक है, हर वर्ग के नाम पहले नाम के अक्षर पर रखा गया है। जैसे कचट, कचट, तप। ठीक है, तो यह जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इस टाइप के आपके वर्ग रखे गए हैं। अब आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार ही रखा गया। यह भी वैसे ही है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। इस टाइप के आपके वर्ग हो जाएंगे।
आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। यह आपके 4 जो है अंतस्थ व्यंजन की संज्ञा में आते हैं। अब आइए देखते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। यह जो है सा, सा, सा और हा हो जाएंगे। तीनों टाइप के सा और हा जो है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है शब्द विचार। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए शब्द विचार। शब्द, ठीक है। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्यों की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कई बार पूछा गया है। पहला जो है आपका सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। कौन कौन से शब्द हैं आपके? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आइए हम देखते हैं सार्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले वह क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मंदिर, पुस्तक आदि, ठीक है। तो यह कैसे शब्द हुए? यह पता है कि यह मंदिर है, पुस्तक है, यह सार्थक शब्द है, ठीक है। अब निरर्थक शब्द देखेंगे, वैसे ही आपका जो है क्लियर हो जाएगा। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फटाफट, चटाचट, धर-धर आदि। यह जो है इनका मतलब यह शब्द जो है निरर्थक है, ठीक है। इनका कोई अर्थ नहीं है। फटाफट, चटाचट या तो आम बोली की भाषा में बोला जाता है या इनका कोई अर्थ नहीं होता। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तित नहीं हुआ है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मयूर, नयन, अमूल्य, वानर आदि शब्द कैसे शब्द हैं? तो आदि जो ये सब सारे शब्द मैंने बताया आपको वह जो है तत्सम शब्द है। अब आइए देखते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी जो तत्सम के शब्द थे वह जो है परिवर्तन होकर के दूसरे शब्दों में जब बने तो वह तद्भव शब्द कहलाया। जैसे आग, मोर, बंदर, चांद आदि, ठीक है। देशज शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे दुआ, थोथा, लोटा, बाल्टी आदि चीजें जो है देशज शब्द है। आपके जो गांव सभा में बोला जाता होगा वही शब्द आपके देशज शब्द कहलाएंगे, जो लोकल भाषा होती है। अब आइए देखते हैं विदेशज शब्द, ठीक है। विदेशज शब्द है चौथा। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अरबी हुआ, ठीक है, जो बाहरी शब्द है, उर्दू, यह सब विदेशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब आइए देखते हैं, टॉपिक डाल लीजिए संज्ञा। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। क्या है इसका जो है परिभाषा? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। क्या है? नाम का नाम ही दूसरा संज्ञा है। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और
भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा के 3 टाइप्स हो गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, भारत, अनिल, हिमालय। यह क्या है? यह वस्तु या स्थान का नाम है, ठीक है, जिसका नाम प्रयोग होता है जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, ठीक है, अभी एक ही तो व्यक्ति है। भारत क्या है? भारत एक देश है। अनिल किसी व्यक्ति का ही नाम है, तो एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इस टाइप को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अब जो है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, बहुत सारी नदियां हैं। नगर, बहुत सारे नगर। पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता, पंखा आदि जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला है समूहवाचक तथा दूसरा द्रव्यवाचक। समूहवाचक की बात करें तो वह शब्द जिनके संगठन का बोध हो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे पुलिस, चाबी का गुच्छा, कक्षा आदि जो है समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वह वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है, अर्थात नाप तौल संबंधी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे द्रव्यवाचक के अंतर्गत कौन से आएंगे? गुड़ आएंगी, गुड़ को तौला जाता है ना। चना हुआ, शक्कर हुआ, चांदी आदि जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। इसमें आपका तेल वगैरह भी आ ही जाएंगे। नेक्स्ट जो है वह है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। वह सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा है इसने? वह सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता हो और ना ही स्पर्श किया जा सकता हो, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे दर्द को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। वैसे ही प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी आदि जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए आप लोग टॉपिक डाल लीजिए सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व मतलब सब, नामों मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, इसका आदि सर्वनाम शब्द है। ठीक है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि क्या हो जाएंगे? आदि उत्तम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें माध्यम पुरुष कहते हैं। यानी जो सामने वाला व्यक्ति होते हैं उससे कौन सा पुरुष कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, यह कौन से पुरुष हुए? तो यह मध्यम वर्ग के
पुरुष हुए। अन्य, अन्य मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं या खुद होता है, इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। जैसे राम वहां स्वयं चला जाएगा। ईश्वर भी उन्हें का साथ देता है जो उसकी मदद, जो अपनी मदद आप करता है। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है। ठीक है। इसमें क्या है? यह निश्चय ही मतलब कन्फर्म है कि वही चीज है, यानी जो पुस्तक है वह मेरी है। ठीक है। वह मंदिर है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो जैसा वैसा होते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे जो सोएगा सो खावेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो परिश्रम करते हैं वह सुखी रहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है। ठीक है। यह कैसे शब्द हो गए? यह प्रश्नवाचक शब्द हो गए, क्योंकि इसमें क्या कौन शब्द आ रहा है, तो ऐसे शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब आप टॉपिक डाल लीजिए विशेषण शब्द। विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान बालक है। ठीक है। अब राम तो आपका जो है क्या हो गया? संज्ञा हो गई। ठीक। अब विशेषता बता रहा है कि बुद्धिमान है, बुद्धिमान क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द अगर आपको मिले तो यह विशेषण शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ बुद्धिमान विशेषण है तथा बालक विशेष्य है। मोहन ईमानदार बालक है, ईमानदार क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और बालक विशेष हो जाएगा। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष के गुण दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जब किसी गणना योग वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला जो है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 5 लड़के, 2 छात्र, दर्जन, हजारों, 100 और 25। तो यह जो शब्द हो गए वह आपके निश्चित संख्यावाचक हो, क्योंकि इसमें क्लियर है संख्या। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। ठीक। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है? तो डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं। तो जब आपका संख्या क्लियर हो रही है तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, और जब संख्या क्लियर नहीं होगी तो वह अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक आप लोग देख लीजिए, वह विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध ना कराते हों, वहां पर क्या है? कराते हों, और यहाँ पर ना कराते हों, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो इसमें क्या है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, यह क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक शब्द हो गए। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि ट्रक में 20 टन गेहूं था, 5 किलोग्राम गुड़ खरीद लाओ। कैसा शब्द हो गया, निश्चित परिमाणवाचक शब्द हो गए। संकेतवाचक या सार्वनामिक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह काला घोड़ा है, वह 5 किलोग्राम आम है। उत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण तथा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो जो मूल सर्वनामों के प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं लिंग पर। लिंग आपका एक टॉपिक हो गया। कोई भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें जिससे कि आपको फायदा मिले। जिस लिंग के बारे में बात करेंगे, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में माता पिता, यमुना, शेर शेरनी, दादा दादी, बकरा बकरी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, माता जो हो गई वह स्त्री लिंग, पिता पुरुष, वैसे ही सारा दिया हुआ शेर शेरनी, दादा दादी, तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री की जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, लिंग के 2 भेद है। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल आदि जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, करसी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय आदि जो है स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे। कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग व स्त्री लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे खटमल, कौवा, मच्छर, चीता आदि जो हमेशा जो है प्राणीवाचक शब्द होते हैं जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, लिंग पुल्लिंग जैसे खटमल, कौवा, मच्छर, चीता आदि क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाए। स्त्रीलिंग गंगा, यमुना, सवारी आदि स्त्रीलिंग हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमाचल, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो आपको लिख लेना है पर्वतों के नाम, तो जितने भी पर्वत के नाम होंगे वह पुल्लिंग शब्द के हो जाएंगे। महीनों के नाम जो होते हैं वह क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, सरयू आदि जो भी नदियां हैं वह क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। बोलियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी आदि शब्द क्या है, तो यह जो है स्त्रीलिंग है।
अब आप लोग टॉपिक डाल लीजिए छंद। क्या है छंद? छंद में आइए देखते हैं, यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना के विचार से की गई रचना छंद कहलाती है। छंद के अंग जो है, छंद के निम्नलिखित अंग हैं। उदाहरण जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। मूल धातुओं में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश कहा जाता है। जैसे चल धन अना बराबर चलना, फिर धन अना बराबर फिरना, उठ धन अना बराबर उठना। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चरण पद पाद, चरण पद पाद, ठीक है। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं। प्रत्येक छंद में उसके नियमानुसार 2, 4 अथवा 6 पंक्तियां होती हैं। उसकी प्रत्येक पंक्ति चरण या पद कहलाती हैं। वर्ण, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर हासु हो या दीर्घ। यति किसे कहते हैं? छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। ठीक है, यह सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये परिभाषा दे दी जाएगा और पूछा जाएगा कि यह परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो यह आपको बहुत ही अच्छे से 1 या 2 बार वीडियो देख करके याद कर लेना है। गति, छंदोबद्ध रचना को लय में आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है। छंद की इसी लय को गति कहते हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं? किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तुक, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। गण, 3-3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 है, इनके नाम, स्वरूप और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से गण हैं? नाम इधर दिया हुआ है, स्वरूप, नाम, स्वरूप, उदाहरण और सांकेतिक। ठीक है, तो यगड़, मगड़, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़ और जगड़, भगड़, नगड़, शगड़ हैं। ठीक है, ऐसे ही इनका उदाहरण जो हो जाएगा, यगड़ का वियोगी हो जाएगा या संकेत, मगड़ का मायावी मा संकेत, तगड़ का वाचाल ता संकेत, रगड़ का बाल का रा संकेत, जगड़ संयोग जा संकेत, सावक भा संकेत, कमल का ना संकेत और शरयू का शा संकेत। छंदों के भेद, छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। वर्णिक छंद के बारे में देखते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के नियमानुसार होती है उन्हें या वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद, जिन छंदों की रचना में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का कोई नियम नहीं होता है उन्हें छंद मुक्त काव्य कहते हैं। ये तुकांत भी हो सकते हैं और आतुकांत भी। मात्रिक छंद, जिन छंदों के चारों चरणों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। प्रमुख मात्रिक छंद आइए देखते हैं। चौपाई, यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं। किसमें? चौपाई में। अब आइए देखते हैं, टॉपिक डाल लीजिए रस। रस के बारे में देख लेते हैं। रस, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने के काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, अनुभव, संचारी यानी व्यभिचारी भाव और विभाव। स्थायी भाव, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप से सृजित परिणत होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। स्थायी भाव रस, रति, श्रृंगार, उत्साह, वीर, वैराग्य, शांत। श्रृंगार रस देख लेते हैं। नायक नायिका के प्रेम को देखकर श्रृंगार रस प्रकट होता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक व नायिका में परस्पर प्रेम पूर्ण
क्रियाओं का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिर, चपलता ने इसे विकंपित पुलक से दृढ़ किया, मनोप्रणय संबंध था। वियोग श्रृंगार रस, जहां नायक व नायिका एक दूसरे से दूर होने के कारण उनकी दुख दशा में वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे, पीर परी कर रही गमगीन मुझको और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर, रानी और उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर रानी। वीर रस की बात करें तो किसी कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस किसी कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण के रूप में आइए देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यह कौन सा है? तो यह वीर रस हो जाएगा। ठीक है। शांत रस आइए देखते हैं। जहां संसार के प्रति निर्वेद रस रूप में परिणत होता है वहां शांत रस होता है। जैसे, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जे छिन में, गर्भ करे क्या इतना। ठीक है, कौन सा रस हुआ? तो यह जो है शांत रस के अंतर्गत आ जाएंगे। करुण रस की बात करें तो इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। जैसे, शोक विकल सब रोवहि रानी, इसमें कौन सा हो जाएगा रस? तो करुण रस हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं रस की। जब किसी प्रिय वस्तु के अपमान होने के कारण हृदय में जो बदला लेने की भावना उत्पन्न होती है वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? रौस रस हो जाएगा। भयानक रस, भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल वस्तु के विद्रोह आदि से भय या संचार होता है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाध्याय हो जाता है वहां भयानक रस होता है। एक और अजग्रही लखी, एक और मिगराय, विकल बिट्टो ही बीच ही, परयो मूर्खा खाए। ठीक है। अब आइए देखते हैं विभत्स रस। अरुचिकर वस्तुएं तथा दुर्गंधपूर्ण स्थान के विवरण में विभत्स रस होता है। जैसे, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीबहि स्यार अतहि आनंद उर्धारद, गीद जांग को खोद खोद के मांस उपारत। में कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या दिखाएगा है? अरुचिकर जो है, अरुचिकर वस्तुएं तथा दुर्गंधपूर्ण स्थान के विवरण में बताया जाता है। अब आइए देखते हैं अद्भुत रस। आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु के देखने व सुनने जब सब आश्चर्य का परिपोषण हो तब वहां अद्भुत रस होता है। जैसे, सती दिख कातुक नच जाता, आगे राम रहित सिय भ्राता। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है। अब आइए देखते हैं हास्य रस। जहां किसी काव्य को पढ़ने, देखने व सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है वहां हास्य रस होता है। जैसे, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। इसमें कौन सा रस हुआ? हास्य रस हुआ। वात्सल्य रस की बात करें तो जहां माँ बाप का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसमें वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस होता है? वात्सल्य। जैसे, बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरते ढकी सुर के प्रभु को दूध पिलावत। तो इसमें कौन सा है? वात्सल्य रस है। अनुभाव, वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के 4 भेद हैं। पहला है कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य।
अब टॉपिक डाल लीजिए संचारी या व्यभिचारी भाव। वह भाव जो पानी के बुलबुले की तरह आके चले जाते हों लेकिन अस्थायी भाव को पृष्ठ करते हों संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। 33 कौन कौन सी? असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीणा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता आदि। विभाव, जिसे देखकर किसी भाव का जागरण हो उसे आलंबन विभाव कहेंगे। जिसके हृदय में यह भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह की बात करें तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान व एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा है? क्वेश्चन मार्क लिखा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। श्याम आया, यह कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक। अर्थात विराम चिन्ह के मुख्य रूप निम्नलिखित है। तो जो शब्द लिखे जाते हैं उसके अंत में कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए जाते हैं जिन्हें विराम चिन्ह के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ निम्नलिखित विराम चिन्ह हैं। अर्ध विराम, ठीक है, इस टाइप के हो जाएंगे, ऐसे रहेंगे, और नीचे इस टाइप के हो जाएंगे। पूर्ण विराम ऐसे हैं। अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक और लाघव चिन्ह। ठीक है। अर्ध विराम, अर्ध विराम का अर्थ है आधा विराम। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे कल रविवार है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? अर्ध विराम लग जाएगा और छुट्टी का दिन है, अर्ध विराम लगेगा, आराम मिलेगा, फिर पूर्ण विराम हो जाएगा। वैसे पूर्ण विराम कहाँ पर लगते हैं? जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सीता स्कूल से आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा, यानी अपनी बात को खत्म कर रहा है। उप विराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उप विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है। यहाँ पर जो 2 पॉइंट इस टाइप का रखा जाता है उसको उप विराम के नाम से जाना जाता है। प्रश्नवाचक का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा आदि, मतलब थोड़ा समय लगता है वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह, तुम धन्य हो, ऐसे शब्दों के लिए विस्मयादिबोधक शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे पराधीन सपने सुख नाही, इसमें क्या हो जाएगा? दोनों तरफ उद्धरण चिन्ह लग जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो है, जो डैश आपका होता है इस टाइप का, उसको हम योजक चिन्ह के रूप में जानते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे माता पिता, इसके बीच में कौन सा चिन्ह होगा? योजक चिन्ह होगा। ठीक है। तो आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।